हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 6 उत्पादन फलन स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने उपयोगिता वाले चैप्टर को पढ़ा था और उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर एक उपभोक्ता अपना संतुलन कहाँ स्थापित करता है वो हम पिछले पाठों में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम उत्पादन की चर्चा करेंगे जिस पर हमारे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु टिकी हुई है। सबसे पहले यदि हम उत्पादन फलन का अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या है, उत्पादन फलन होता क्या है। देखिए, अगर हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें उसमें उत्पादन के साधन लगाने होते हैं। यदि हम उत्पादन के साधन लगाते हैं तो उन साधनों का प्रयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो जो फलन उत्पादन और उत्पादन की साधनों की जो मात्राएं हैं उनके मध्य संबंध को सूचित करता है, उसको हम कहते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है? यदि हम सामान्य शब्दों में इसका अर्थ देखें तो किसी वस्तु का उत्पादन करने में कितने साधन लगाए गए और उन साधनों का प्रयोग करके हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया है, तो प्राप्त उत्पादन की मात्रा और उस उत्पादन करने में लगाए गए जो साधन है उनके मध्य संबंध को सूचित करने वाला जो फलन होता है उसको हम कहते हैं उत्पादन फलन। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है, या हम यूं कह सकते हैं उत्पादन मात्रा। इसका अर्थ यदि कहें उत्पादन मात्रा व साधन मात्रा, साधन मात्राओं के मध्य संबंध को सूचित करने वाला, बताने वाला जो फलन है वो कहलाता हमारा उत्पादन फलन। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी दी है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा देखें हम ग्रेगोरी मैन्क्यू के अनुसार। ग्रेगोरी मैन्क्यू के अनुसार एक राइटर हुए हैं अर्थशास्त्र के, ग्रेगोरी मैन्क्यू, जिनका नाम है। उन्होंने उत्पादन फलन की परिभाषा करते हुए कहा है कि उत्पादन फलन साधनों की मात्रा व उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को सूचित करता है। उत्पादन फलन उत्पादन साधनों की मात्रा व उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को सूचित करने वाला फलन है। तो इसकी परिभाषा भी यही कह रही है, किसी वस्तु का उत्पादन करने में हमने कितने साधन लगाए हैं और उन साधनों का प्रयोग करके हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया है, उनके मध्य फलनात्मक संबंध को स्पष्ट करने वाला जो फलन होगा उसको हम कहते हैं उत्पादन फलन। नेक्स्ट इसकी परिभाषा है टेंडरसन और क्वांट ने भी दी है। टेंडरसन और क्वांट, टेंडरसन और क्वांट ने भी उत्पादन फलन को परिभाषित किया है और कहा है कि यह एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। उत्पादन फलन एक कैसी संकल्पना है? अभियांत्रिकी, यानी तकनीकी से रिलेटेड है ये चीज, कि किसी निश्चित टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या किसी निश्चित तकनीकी का इस्तेमाल करके हमने जो उत्पादन के साधन लगाए हैं उन उत्पादन के साधनों से हमने कितनी उत्पादन मात्राएं प्राप्त की है। तो उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है जो ये स्पष्ट करती है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा का प्रयोग करके हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर ग्रेगोरी मैन्क्यू और टेंडरसन और क्वांट की जो परिभाषा है उससे ये क्लियर होता है कि उत्पादन फलन एक तकनीकी या फलनात्मक संबंध है जो ये बताता है कि हमने उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कुल कितना उत्पादन प्राप्त किया है। अब देखिए, उत्पादन फलन को यदि हम तकनीकी संबंध के रूप में स्पष्ट करें, इसको फलन के रूप में यदि हम लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? उत्पादन फलन को तकनीकी रूप में या फलनात्मक रूप में यदि लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है? Qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, जैसे हमने जो भी साधन लगाए एल सी, कैपिटल हम यूज करते हैं, श्रम की संख्याएं हम यूज करते हैं, डब्ल्यू वेजेस, वेज लगाते हैं, हम मजदूरों को लगाते हैं, लैंड इस्तेमाल करते हैं, पी उद्यमिता लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन लगाते हैं, तब हमें जाकर उत्पादन प्राप्त होता है। तो उत्पादन फलन, इसको अगर हम फलन के रूप में लिखें तो Qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल सी डब्ल्यू पी ओ, ऐसा लिखा है। इनका तात्पर्य क्या है? देखो, जो Qx है यानी x कोई वस्तु है, x वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बता रहा है, x वस्तु की उत्पादन मात्रा, f फलन या संबंध, f किसका सूचक है? संबंध या फलन का संबंध। फिर
एल किसके लिए आया है यहाँ पर? देखिए लैंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं भूमि। सी किसके लिए आया है? कैपिटल के लिए। यहाँ अनेक किताबों में इसके लिए के शब्द भी लिखा हुआ है, जिसका अभिप्राय पूंजी से है, मजदूर श्रम से है। डब्ल्यू का अभिप्राय वेज, श्रम। पी जिसको हम उद्यमिता भी कह सकते हैं, साहसी, साहस करता है तभी उत्पादन कार्य संभव होता है। और ओ का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। किसी भी उत्पादन फलन को यदि हमें फलनात्मक रूप में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यूएक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ LCWPO। एल का मतलब भूमि या लैंड, सी कैपिटल के लिए आया, पूंजी भी लगानी पड़ती है। उत्पादन के 5 साधन हम आपको पहले बता चुके हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। यहाँ पर डब्ल्यू किसके लिए आया है? श्रमिकों के लिए, और पी साहसी के लिए, और ओ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के लिए। तो इन साधनों का प्रयोग करके हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया है किसी एक्स वस्तु का, उनके मध्य मात्रात्मक संबंध को सूचित करने वाला जो फलन है वो कहलाता है उत्पादन फलन। अब देखिए उत्पादन फलन की मान्यताएं। ये जो उत्पादन फलन है किन किन मान्यताओं पर टिका हुआ? उत्पादन फलन की मान्यताएं यदि हम कहें, हमने कहा है हमारे इकोनॉमिक्स के नियम भी मान्यताओं पर टिके हुए हैं। इसके फलन की भी कुछ मान्यताएं देखिए, LCWP और O। ये तो हमने बताया था उत्पादन फलन को फलनात्मक रूप में लिखने का सूत्र क्या है। अब इसकी मान्यताएं यदि देखें, मान्यता सबसे पहली मान्यता यदि हम उत्पादन फलन की देखें तो इसका संबंध निश्चित समयावधि से होता है। निश्चित समयावधि से रिलेटेड है। इसकी एक निश्चित समयावधि होती है। किसी निश्चित समयावधि में किसी वस्तु का हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया है उसको सूचित करता है उत्पादन फलन। तो इसका संबंध निश्चित समयावधि से होता है। देखो दूसरा, इसके अंदर ये मान लिया जाता है कि उत्पादन साधन की सभी इकाइयां समरूप, उत्पादन साधन की सभी इकाइयां समरूप, सभी इकाइयां समरूप होती। उत्पादन साधन की जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयां समरूप मान ली जाती है। पहली इसकी मान्यता थी कि इसका संबंध निश्चित समयावधि से होता है। किसी निश्चित समयावधि का प्रयोग करके हमने निश्चित समयावधि में उत्पादन के साधनों की मात्रा का प्रयोग करके हमने कितना उत्पादन प्राप्त किया है उसको दिखाता है हमारा उत्पादन फलन। दूसरा हमने कहा इसके अंदर हम उत्पादन के साधनों की जितनी इकाइयां लगाते हैं हम उनको एक जैसा मान लेते हैं। मतलब साधन की विभिन्न इकाइयां एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने किसी घटिया या कम कार्यकुशल इकाई का चयन किया उसके बाद में हमने अधिक कार्यकुशल इकाई का चयन किया है। साधन की सभी इकाइयां समरूप है या साधन की सभी इकाइयां एक जैसी होती है, ये मानकर चला जाता है। तीसरी इसकी मान्यता है तकनीकी स्थिरता की। टेक्नोलॉजी स्थिर मान ली जाती है। तकनीकी स्थिरता कि हमने उत्पादन कार्य में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो पूरी तरह से स्थिर है। हम उसमें बार बार कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि हम पहले घटिया टेक्नोलॉजी और बाद में बढ़िया टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो उत्पादन फलन नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। इसके अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि हमने जो टेक्नोलॉजी उत्पादन कार्य करने के लिए ली है वो निश्चित है, स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल में साधन स्थिर। देखिए जब भी हम उत्पादन फलन पढ़ते हैं तब हम मान लेते हैं अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं। जैसे भूमि, भूमि जो है उसको हम एकदम यदि हमें कहते हैं कि भूमि की हमें अधिक इकाइयां चाहिए, जमीन की हमें अधिक इकाइयां चाहिए तो हम उसे तुरंत नहीं बढ़ा सकते, उसके अंदर कुछ समय लग जाता है। तो अल्पकाल में यह मान लिया जाता है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ ही साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिसमें भूमि को स्थिर माना जाता है, पूंजी और श्रम को हम परिवर्तनशील मानकर चलते हैं। तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, ये उत्पादन फलन की मान्यता है। फिर नेक्स्ट, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील। अगली जो मान्यता है उत्पादन फलन की वो ये मान ली जाती है कि जब दीर्घकाल का समय होता है इसका मतलब है उसमें उत्पादन के सभी साधनों को हम मान के अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन का कोई साधन स्थिर नहीं होता,
चाहे वो दुर्लभ हो, लेकिन उसको परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकाल में इतना समय माना जाता है कि हम अपनी पूर्ति को पूरी तरह मांग के अनुरूप समायोजित कर सकते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील मान लिए जाते हैं। अब ये अल्पकाल और दीर्घकाल क्या है इकोनॉमिक्स में, उसका भी कुछ विशेष अर्थ है जो हम अगले वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। आप यहाँ ये समझ लें कि जब हम पूर्ति को मांग के अनुरूप नहीं डाल पाते वो अल्पकाल है, और जब पूर्ति पूरी तरह मांग के अनुरूप समायोजित हो जाती है तो उसको हम कहते हैं दीर्घकाल। तो जब हम उत्पादन फलन को पढ़ते हैं तब हम ये मान लेते हैं उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को हम समानुपातिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर अगली मान्यता, सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग। साधनों का कुशलतम प्रयोग हम करते हैं, साधनों का कुशलतम प्रयोग। देखिए, जब भी हम उत्पादन फलन को पढ़ते हैं हम ये मान लेते हैं कि उत्पादन के जितने भी साधन हमने लगाए उनका हम कुशलतम रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन के किसी साधन की कोई बर्बादी नहीं हो रही है। जबकि हकीकत में बहुत बार ऐसा नहीं होता, उत्पादन के अनेक साधन बेकार भी चले जाते हैं। लेकिन जब हम उत्पादन फलन पढ़ते हैं तब हम इस मान्यता को भी मानकर चलते हैं कि उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है, किसी साधन की बर्बादी नहीं हो रही है। साधन की सभी इकाइयां पूर्ण प्रतिस्थापन, सातवीं जो मान्यता है कि साधन की सभी इकाइयां एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न साधन नहीं होते, पूर्ण स्थानापन्नता का अभाव, पूर्ण स्थानापन्न न होना। उत्पादन के जितने साधन लगाए जा रहे हैं वे एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, मतलब उनको पूरी तरह से हम एक के बदले दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते। स्थानापन्न क्या होता है, एक के बदले दूसरे का प्रयोग करना। पूर्ण स्थानापन्नता का अभाव, यानी जैसे मैं कहूं भूमि की जगह हम पूंजी की इकाइयां लगा रहे हैं, तो भूमि की प्रतिस्थापन वस्तु पूरी तरह पूंजी को या श्रम को नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं भूमि इस्तेमाल करनी होगी। तो उत्पादन फलन की सातवीं मान्यता यदि हम देखें तो उत्पादन के सभी साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। और एक लास्ट इसकी मान्यता है, आठवीं मान्यता यदि हम देखें, उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना। उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभार्जन, अधिकतम लाभार्जन। देखिए, इसके अंदर ये मान लिया जाता है कि उत्पादन का जो कार्य किया जा रहा है वो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। उत्पादन हमेशा अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो कभी भी हानि की स्थिति में नहीं रहना चाहता। मतलब एक उत्पादक विवेकशील है, यदि वो उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, कभी भी वो हानि उठाकर उत्पादन कार्य नहीं करना चाहता। तो उत्पादन फलन आपको क्लियर है, उत्पादन फलन क्या है, जिसमें हम उत्पादन के साधनों और प्राप्त उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध बताते हैं। उसके बाद में हमने इसको फंक्शन के रूप में लिखा है, फलन के रूप में लिखे तो LCWPO, यहाँ ये विभिन्न साधन इकाइयां लगाई है हमने, और प्राप्त उत्पादन है, इनके मध्य जो संबंध सूचित होता है उसको हम कहते हैं उत्पादन फलन। अब इसकी मान्यताएं क्या है, ये निश्चित समयावधि से रिलेटेड होता है। उत्पादन के साधन की सभी इकाइयां हम इसमें समरूप मानकर चलते हैं कि कोई साधन की इकाई पर ये अलग अलग नहीं है। फिर अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः परिवर्तनशील होते हैं और साधनों का हम कुशलतम प्रयोग कर सकते हैं। उत्पादन के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। और लास्ट मान्यता, एक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभार्जन करना होता है। अब देखिए, ये मान्यताएं देखने के बाद उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं भी निकलती है कि जो हमने इसका अर्थ और मान्यताएं देखी उसी के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं भी है जिनको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या है। टॉपिक है हमारा उत्पादन फलन क्या क्या विशेषताओं को लिए हुए रहता है। उत्पादन फलन की विशेषताएं, जो अर्थ हमने देखा, जो मान्यताएं हमने निकाली, उसी के आधार पर इसकी विशेषताएं भी हम स्थापित करेंगे। सबसे पहले तो क्या, एक अभियांत्रिकी संकल्पना, या हम कह सकते हैं तकनीकी संकल्पना। तकनीकी संकल्पना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उत्पादन फलन। कोई भी उत्पादन कार्य किया जा रहा है उसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, मतलब ये उत्पादन के साधनों
और प्राप्त उत्पादन की मात्रा के मध्य एक तकनीकी संबंध को सूचित करता है, तो हम कहते हैं कि ये एक अभियांत्रिकी संकल्पना है। दूसरी इसकी विशेषता यदि हम देखें तो इसका संबंध निश्चित समयावधि से, विशेषता निकल गई इसकी, निश्चित समयावधि से संबंधित, निश्चित समयावधि। यह समयावधि अल्पकाल की भी हो सकती है और यह समयावधि दीर्घकाल की भी हो सकती है। फिर तीसरी, श्रम व पूंजी को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब हम श्रम प्रधान तकनीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूंजी प्रधान तकनीक भी। यदि पूंजी नहीं है तो हम अधिक श्रम लगाएंगे, यदि पूंजी अधिक है तो हम पूंजी ज्यादा लगाकर श्रम की इकाइयों को कम कर सकते हैं। मतलब उत्पादन फलन की विशेषता है, इसके अंदर श्रम और पूंजी को हम एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, देखिए इसके अंदर जो हमारा उत्पादन फलन है उसके अंदर हम उत्पादन के साधनों की मात्रा और कुल उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताते हैं कि हमने कितने साधनों की मात्राएं लगाई और कितना हमने उत्पादन प्राप्त किया। इसके अंदर साधन लागतें कभी समाविष्ट नहीं होती, मतलब इसमें यह नहीं बताया जाता कि आपने उत्पादन के साधनों को कितनी लागत चुकाई, यह इसका उत्पादन लागतों से संबंध नहीं है, उत्पादन लागतों से संबंधित नहीं होता। उत्पादन फलन का लागत से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध तो केवल कुल उत्पादन और उत्पादन के साधनों की मात्रा के मध्य संबंध को सूचित करता है। उसमें कितनी लागत लग रही है, उत्पादन के साधनों को हमने कितनी कीमत चुकाई है, इसका उत्पादन फलन से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, और लास्ट इसकी विशेषता को हम देखें तो समय के आधार पर इसके दो रूप किए जा सकते हैं। समय के आधार पर दो रूप है उत्पादन फलन के, समय के आधार पर दो रूप है उत्पादन फलन के, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पहला हम पढ़ते हैं अल्पकालीन और दूसरा होता है दीर्घकालीन, अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन। जो अर्थ और हमने इसकी मान्यताएं देखी उसी के आधार पर हमने इसकी विशेषताओं को भी सूचित किया। देखिए कि ये उत्पादन फलन जो है एक तकनीकी संकल्पना है। दूसरी विशेषता हमने कही इसकी निश्चित समयावधि होती है, अल्पकाल से भी रिलेटेड हो सकता है या दीर्घकाल से भी रिलेटेड हो सकता है। श्रम और पूंजी को एक दूसरे से पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर हम उत्पादन फलन में मानकर चलते हैं कि हमारे पास ज्यादा श्रम नहीं है तो हम पूंजी अधिक लगा सकते हैं और पूंजी अधिक नहीं है तो श्रम को अधिक मात्रा में नियोजित कर सकते हैं। और उत्पादन लागतों से इसका कोई संबंध नहीं होता। अगर आपने उत्पादन कार्य किया है, उसमें उत्पादन के साधन लगाए तो साधनों को आप कितनी कीमत चुका रहे हैं, इसका उत्पादन फलन से कोई लेना देना नहीं होता। और ये उत्पादन के साधनों की मात्रा और कुल उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। ये तो इसकी मुख्य विशेषता है ही। और लास्ट समय के आधार पर इसकी देखें हम फलन को तो इसके दो रूप होते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो आज के वीडियो में हमने देखा उत्पादन फलन का अर्थ क्या है, ये किन किन मान्यताओं को लेकर चलता है, क्या क्या बातें हम इसमें मानकर चलते हैं और उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या निकलती है इस आधार पर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।